Hello students, today we will learn about types of chemical reactions. हमने पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस कितनी टाइप्स की होती हैं? ये 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो वन बाय वन करके हम पूरी जो ये टाइप्स हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे हमको इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कॉम्बिनेशन मीन्स किसी को कंबाइन करना, किसी को जोड़ना। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वो वाली रिएक्शन जिसमें 1 से 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उस टाइप्स की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 केमिकल्स हैं, इसको कंबाइन करके हमारे पास फाइनली एक प्रोडक्ट आ रहा है ए बी। तो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल क्या है? कार्बन है। हमको पता है कि बर्निंग में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। सेकेंड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है? हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करते हैं जब, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाटर। तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मींस 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन से ही क्लियर हो जाता था कि 2 रिएक्टेंट्स को कंबाइन करना। तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा? डीकम्पोजिशन में डीकम्पोजिशन से ही क्लियर हो जाता है डीकम्पोज करना, तोड़ना, स्प्लिट करना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगी? आओ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शन होंगी जिसमें एक जो कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट होता है, तो उस टाइप्स की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे मान लो ए जो है एक हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये जो है इसको हम डीकम्पोज करते हैं, तोड़ रहे हैं। ये तोड़ के किन किन सब्सटेंस में टूट रहा है? ये बी और सी में। तो ये होगी हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना, ये 3 टाइप्स की होती हैं। मतलब कि एक रिएक्शन को हम डीकम्पोज 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से हम एक रिएक्शन को तोड़ सकते हैं। तो पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड द थर्ड वन इज़ फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल कोई भी चीज़ होती है ना, किसी चीज़ की डेफिनेशन जो होती है उस वर्ड के अंदर ही छुपी होती है।
उस वर्ड का मीनिंग जब हमें पता होता है तो थोड़ा थोड़ा तभी आइडिया हो जाता है कि वो चीज़ क्या होगी। जैसे ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल मीन्स हीट, ओके, थर्मल मीन्स हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगी अगर हम सोचें तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी कि किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़े तो वो होगी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग देन दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कंपाउंड लिया, उसको हमने हीट दी, हीट प्रोवाइड करी, तो वो दो सब्सटेंस में टूट जाएगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या हुई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। जो सेकंड वन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out by passing electricity, then this type of decomposition is electrolytic decomposition. तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है? ये वो डिकम्पोजिशन होती है जब हमें किसी एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है उसके डिफरेंट सब्सटेंसेस में। जैसे वाटर है, वाटर एग्जांपल देखते हैं हम, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो ये क्या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो गया। तो ये थी इसकी टू टाइप्स। अब रहेगी थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थर्ड टाइप है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन है फोटोन्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं, लाइट के। तो इसमें हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी क्या हुआ, डेफिनेशन मीनिंग में ही छुपी हुई है। आओ देखते हैं। When decomposition is carried out in presence of sunlight, then these types of decomposition reactions are called photolysis decomposition. For example देखते हैं। हमने सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड लिया, उसको हमने सनलाइट प्रोवाइड की, तो सनलाइट जब उस कंपाउंड पे पड़ेगी तो क्या होगा, वो जो कंपाउंड है वो टू सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाएगा, एक सिल्वर में और सेकेंड वन इज़ क्लोरीन गैस में। तो ये क्या हुई, जो सनलाइट की हेल्प से एक कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, स्प्लिट हुआ, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये जो हमने सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन जो हमने एग्जांपल में पढ़ी, ये टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती हैं। अब हमने दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, दो टाइप्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। जो कम्बिनेशन है वो दो सब्सटेंस को कंबाइन करके हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो डिकम्पोजिशन है वो फाइनल जैसे कम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बना, एक फाइनल बना। तो डिकम्पोज में उल्टा हो जाता है, एक कंपाउंड को हम लोग दो सब्सटेंसेस में स्प्लिट करते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। अब हम थर्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर reactive element displaces less reactive element from its solution। इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। मींस जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। इसको हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे जिस बंदे के पास ज़्यादा पावर होती है
वो क्या करता है, जिस बंदे के पास ज़्यादा पावर है वो कम पावर वाले की जगह ले सकता है। आओ इसके हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लो एक रेसलिंग में एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, तो जो पावरफुल पर्सन है वो क्या करेगा, जो लेस पावरफुल पर्सन होगा, जिसके पास पावर कम है, उसको बीट कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो ऐसे ही होता है कि जो ये भी एक रेसलिंग की तरह ही मान सकते हैं हम लोग कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, आयरन और कॉपर सल्फेट, इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाना है। कॉपर और आयरन में से जो आयरन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कंपेयर टू कॉपर। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर। इधर क्या हुआ, जो अकेला आयरन था इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अलग कर दिया और उसके साथ सल्फेट के साथ कंबाइन करके अपना एक कंपाउंड बना दिया, कॉपर आयरन सल्फेट, और कॉपर को अलग कर दिया। इस एग्जाम्पल को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। आइए देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट हो। तो इस एग्जाम्पल को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वही एग्जाम्पल है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें हमने आयरन नेल डालना है, लोहे का एक कील डालना है। उसको हाफ एन आवर तक ऐसे ही हमने रखना है। तो हाफ एन आवर के बाद हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि नेल चेंजेस इनटू रेड ब्राउन कलर एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज चेंजिंग इनटू लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। हमने देखा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया और जो हमने पहले नेल रखा था उसमें उसका कलर भी रेड ब्राउन हो गया। तो इससे हमें क्या ऑब्ज़र्व हुआ, हमने जैसे पीछे पढ़ा कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें हमने जो कॉपर सल्फेट और आयरन और कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। जो आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर कॉपर मेटल की लेयर बन गई। आयरन नेल हम देखेंगे कि आयरन नेल के ऊपर जो रेड ब्राउन लेयर बनी वो क्या थी, कॉपर की लेयर थी। और जो ये था हमारे पास सॉल्यूशन बच गया, ये क्या है, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का एक जो बाकी सॉल्यूशन बच गया वो था। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ना, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना था, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये जो प्रोडक्ट बना था कॉपर हमारे पास आयरन नेल के ऊपर इसकी कोटिंग होगी और जो आयरन सल्फेट था, ये जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में चेंज हो गया लाइट ग्रीन कलर का। तो हमने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि कैसे कैसे जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट
डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड्स होंगे वो आपस में उनके आयन एक्सचेंज होंगे, उनके आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लिया, तो हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं, उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो क्या होगा, इसमें कौन कौन से आयन हैं, सोडियम पॉजिटिव है, सल्फेट है, बेरियम है और क्लोरीन है। हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट SO4 नेगेटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, ये हमारे पास आयंस हैं। तो ये दोनों कंपाउंड्स के जो आयंस होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, उनके बीच में आपस में म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होगी। तो क्या होगा, देखिए कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो सल्फेट है 2 नेगेटिव और बेरियम है 2 पॉजिटिव, ये आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। और जो सोडियम पॉजिटिव है, ये क्लोरीन नेगेटिव, ये आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट है वो बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। हमने ये जो आयंस हैं, ये जो चार्जेस के बारे में 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि चार्जेस जो हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। जो हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे हमने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको लूज़ करने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं एलिमेंट्स को ताकि वो स्टेबल हों, और उसकी वजह से ये आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती हैं, पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होती है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सबस्टांस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस। जब हम किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो उस टाइप्स की रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और रिडक्शन में इसके बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। ऑक्सीडेशन होती है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे और दोनों एक दूसरे के उल्ट होंगे। ऑक्सीडेशन में होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये थी ऑक्सीजन और रिडक्शन की डेफिनेशंस। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड किया और हमारे पास बन गया एक नया कंपाउंड। तो इसमें क्या हुई, ऑक्सीजन की एडिशन हुई, दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें हाइड्रोजन की एडिशन की, हमारे पास कॉपर और वाटर 2 प्रोडक्ट बने। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, अकेला कॉपर बन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या थी, रिडक्शन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसमें क्या हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन। जिन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अक्कर होती हैं तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ।
तो इसमें दो मेन पॉइंट्स आएंगे. फर्स्ट वन इज़ कोरोजन एंड द सेकेंड वन इज़ रेंसिडिटी. कोरोजन में क्या होगा, कोरोजन देखते हैं क्या है. इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सबस्टांस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड. जब किसी मेटल के सरफेस को या फिर कोई भी सबस्टांस जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, उसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि उस सबस्टांस को वीक करना शुरू कर देती है. तो वो वाला सबस्टांस कोरोड हो जाता है, मीन्स वहाँ पे कोरोजन अक्कर होता है. कोरोजन मीन्स जंग. जैसे हम बोलते हैं लोहे को जंग लग गया, मतलब कि जब वो लोहा हवा या पानी या एसिड किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि उस लोहे के सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बननी शुरू हो जाती है जो कि धीरे धीरे उस लोहे को वीक करना स्टार्ट कर देती है. से एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग देखते हैं लोहे को जंग लग जाता है जैसे घरों में भी. तो उस चीज़ को हम कोरोजन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? टाइम टू टाइम हम पेंट करें, टाइम टू टाइम हम ग्रीस करें, तो क्या होता है कि उसका सरफेस जो है वो हवा, पानी या किसी भी तरह के मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो वो बच जाता है कोरोजन से. ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जैसे सिल्वर जो है, सिल्वर एलिमेंट जब हवा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उस पर ब्लैक कोटिंग होनी शुरू हो जाती है, मीन्स कि उसको भी कोरोजन लगना शुरू हो जाता है. और कॉपर पे जो ग्रीन कोटिंग शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं कोरोजन. आगे है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी. इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड. रेंसिडिटी क्या होती है? जो हमारे ईटेबल्स होते हैं जिनमें फैट्स और ऑयल्स होती हैं, अगर वो वाली चीज़ें मॉइस्चर, एयर या वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जैसे हम चीज़ बनाते हैं जिसमें फ़ैट और ऑयल हो, किचन में अगर वो ऐसे ही पड़ी रहती है, थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और खाने के लायक नहीं रहती. तो क्या है, जब फूड मटेरियल जिसमें फ़ैट्स और ऑयल्स होती हैं अगर वो एयर के कांटेक्ट में आना शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है जब फूड मटेरियल्स की जिसमें फ़ैट्स और ऑयल्स हो, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी. तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? हम लोग जो चिप्स के पैकेट्स या और भी ईटेबल्स जो हम देखते हैं पैकेट्स होती हैं, उनमें कितने कितने दिनों से पैकिंग की होती है, वो ख़राब नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस की फीलिंग होती है. जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैस है. वो ऑक्सीजन को फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं होने देती, तो उसकी वजह से जो वो खाने वाली चीज़ है वो ठीक रहती है, उसमें ऑक्सीडेशन अक्कर नहीं होती. ऐसे ही क्या होता है, जैसे हम फूड मटेरियल्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में रखने का ये कारण है कि उसमें जो ऑक्सीडेशन अक्कर होती है वो जल्दी अक्कर नहीं होती. तो ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन अक्कर नहीं होती और उसकी वजह से जो हमारा खाना है वो ख़राब नहीं होता. या फिर हमें फ़ैट्स और ऑयल्स जो मटेरियल्स होती हैं फूड्स के जिनमें फ़ैट्स और ऑयल्स होता है, उनको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में ना आए. तो ये था डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं. आगे हम केमिकल रिएक्शंस को टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं.
टेम्परेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो देखते हैं क्या आती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और फाइनली एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट के साथ साथ उस रिएक्शन में से जब हीट निकलती है बाहर, हीट भी इवॉल्व होती है, तो उस टाइप्स की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब मीथेन के साथ ऑक्सीजन बर्न हो रही होती है तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है, तो ये टाइप की रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शंस विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिनको अक्कर होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, तो उस टाइप्स की रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट खुद इवॉल्व होती है, हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, वो होती है एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिन रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए, अक्कर करने के लिए हम लोग एडिशनल हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हमने पढ़ा था पीछे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की ही एग्जांपल्स हैं। देखिए, एंडोथर्मिक में जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने के लिए हमने क्या किया, हीट देनी पड़ी, हीट प्रोवाइड करी, तभी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करी, तभी ये डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये थी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। साइंस का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जिस बच्चे को भी इस चैप्टर को लेके कोई भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.